हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल साइन का हमारा एक कंपोनेंट दैट इज द पल्स। ठीक है, तो पल्स क्या होता है, मींस पल्स की डेफिनेशन से लेकर के ऑल्टरेशन इन पल्स मींस पल्स का पूरा A to Z तक हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये 2 यूनिट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो 3rd यूनिट का डिस्कशन चल रहा है दैट इज द वाइटल साइन। वाइटल साइन में हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा दैट जो था हमारा टेम्परेचर। अब आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो है पल्स। ठीक है, तो अब तक मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं एनाटॉमी की, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की, उन वीडियोस को अगर आप सिस्टमैटिकली देखना चाहते हो तो चैनल के होम पेज पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करिए। उधर अब तक मैंने जितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं सारे वीडियोस उधर आपको सिस्टमैटिकली अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं 1-2 पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि शायद मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि अभी मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है। सो मैं इतना ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग या कहो कि इतना स्ट्रेंथ अभी मेरे अंदर नहीं है कि मैं ब्राइट लाइट के सामने खड़ी होकर के लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये मे बी मेरी जो वॉइस क्वालिटी है, जो वॉइस की बोल्डनेस है, वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, बट स्टिल मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और जो मैं नोट्स एज अ टेक्स्ट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, आप जस्ट अगर उन 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ये टॉपिक आता है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ब्राइट लाइट नहीं है और मे बी मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना लगे, तो इन 2 चीज़ों को अवॉइड करना, फोकस किस पे करना, एक्सप्लेनेशन पे, और जो मैं आपके साथ नोट्स एज अ टेक्स्ट इस वीडियो में शेयर करूंगी उस पर। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट है जैन इन तक हम BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट के बच्चों के लिए सर्कुलर रिलीज हो चुका है, फैब एंड तक उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो इट इज ऑब्वियस कि भाई आप जैन एंड तक जब अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिए रहोगे तब तो आप फैब के फर्स्ट सेकंड वीक में रिवीजन करोगे। ठीक है, तो अब जुड़ जाओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटबुक पेन लेकर के रेडी हो जाओ। अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पल्स और पल्स में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, असेसमेंट ऑफ पल्स जिसमें कि हम साइट्स, इक्विपमेंट एंड टेक्निक देखेंगे, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अल्टरेशंस इन पल्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो जो IMC ने आपके लिए सिलेबस दिया है उसमें ये सारे पॉइंट्स ही हैं, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देती हूँ। ठीक है, इन केस 1-2 टॉपिक अगर मुझसे मिस हो जाता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करती हूँ, दैट इज द Gmail ID एंड इंस्टाग्राम, आप मुझे उधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर कम डिस्कशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पल्स। ठीक है, सो pulse refers to the rhythmic expansion and contraction of an artery as blood is pumped through it by the heart's contractions. It can be felt at various points on the body where an artery is close to the skin surface, such as the 9 sites of pulse. The pulse reflects the heart rate as provides important information about cardiovascular health. ठीक है, तो अब भाई ये डेफिनेशन इतना लेंदी तो आप लिखोगे नहीं। ठीक है, ये एक्चुअल में इंट्रोडक्शन था। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे, तो आप इतना लिख सकते हो, पल्स रेफर्स टू द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज पम्प्ड थ्रू इट बाय द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो पल्स क्या है। पल्स अगर मैं आपसे जनरली पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द पल्स, आप तो आपके माइंड में जो पहली चीज क्लिक होगी, आपने देखा होगा कि ऐसे जनरली डॉक्टर्स या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके इधर थंब के बेस के थोड़ा सा नीचे हमेशा लोग इस तरीके से यहाँ पे फिंगर प्लेस करके पल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या है, तो पल्स बेसिकली होता क्या है ना कि देखो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ओके, तो आर्टरीज में जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो हमारे कुछ स्पेशल साइट्स हैं, जो साइट्स स्किन के सरफेस एरिया से ज़्यादा क्लोज्ड हैं,
वहाँ पे हमें उन पर्टिकुलर साइट्स पे हमें ये पल्स फील होता है, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे हार्ट में यानी कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वाला मैकेनिज्म है या उसकी जो फिजियोलॉजी है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस चल रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है, इट मीन्स जो हमारे पल्स रेट्स होंगे, ठीक है, हमारा जो पल्स रेट का रेट होगा जिसमें कि हम रिदम वॉल्यूम भी इंक्लूड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा नॉर्मल रेंज में होगा। इन केस अगर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक्सपेंशन का प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं कैरी आउट हो रहा होता है तो उस केस में हमारा जो पल्स है या तो वो इंक्रीज हो जाता है वो या तो वो डिक्रीज हो जाता है। डिपेंड करता है कि जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या सिनेरियो, क्या फिजियोलॉजिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन या कर लो इंट्रोडक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप हमारी बॉडी में पल्स के 9 साइट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसे 9 साइट्स होते हैं जहाँ पे आप फिंगर प्लेस करके पल्स को फील कर सकते हो। उन 9 साइट्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे अभी देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअल में पल्स होता क्या है। तो देखो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, आपने आर्टरीज वेसल्स नाम सुना होगा, ठीक है, तो आर्टरीज में हमारे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमें फील होता है कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे पल्स, ठीक है, रिदमिक, एक रिदम की तरह। अब आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पल्स। तो फिजियोलॉजी ऑफ पल्स मीन्स ये पल्स है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो द पल्स इज क्लोजली लिंक्ड टू द कार्डियक साइकिल, पर्टिकुलरली द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। तो देखो जो पल्स है वो क्लोजली लिंक है कार्डियक साइकिल। जैसे मैंने बताया ना कि जो हमारा ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मीन्स हमारा जो हार्ट है उसका क्या काम है, मतलब ब्लड को पंप आउट करना। अब वो पंप आउट कैसे करता है, आर्टरीज हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, उसके बाद आर्टरी, ठीक है, आयोटा, इसके थ्रू ब्लड आगे पास ऑन होता है। तो आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा, आई थिंक आपने जब 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखे होंगे कि हार्ट का क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये जो हमारा पल्स है ये क्लोजली इसी मैकेनिज्म के साथ लिंक्ड है, ओके। बेसिकली या कह लो पर्टिकुलरली मेनली जो हमारा सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हार्ट का सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके हिसाब से ही हमारा ये पल्स का जो मेजरमेंट है या फिर कह लो जो पल्स को हम मेजर करते हैं उसका जो आउटकम आता है वो उस पर ही डिपेंड करता है। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हमारा सिस्टोलिक मैकेनिज्म बिल्कुल सही से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है भाई हमारा जो पल्स है वो हमको अच्छा रेंज में फील होगा। इन केस कोई डिफॉर्मिटी है या फिर कोई डिफेक्ट है तो उस केस में पल्स रेट में हमें ऑल्टरेशंस देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेन देखो, अब फिजियोलॉजी देखो, when the left ventricles contract, blood is ejected into the aorta and subsequently to the rest of the body। देखो आपने पढ़ा होगा हार्ट के बारे में, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स चैम्बर होते हैं, टोटल 4 होते हैं जिसमें से कि 2 आर्टरी होती है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात कर रही हूँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती हूँ। तो जो वेंट्रिकल्स जो हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जब वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल को आप कंसीडर करो, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड हमारा आयोटा में जाता है, देन आयोटा से पूरी बॉडी में जाता है। तो एक हमारा ये स्टेप हुआ। फिर उसके बाद द सर्ज ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज कॉजेज देम टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ पाल्पेबल पल्स। देखो अब हम देख रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है तो ब्लड हमारी बॉडी में अब जा रहा है। तो भाई ब्लड जो है वो बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, उसको एक पाथवे चाहिए ना सर्कुलेट होने के लिए, तो वो पाथवे क्या है, आर्टरीज हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, आप फिर उसके बाद वेन्स, वेना कावा, वेन्यूल्स, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। अगर आपने क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे। अब मैं यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अभी हम यहाँ पल्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हम आगे एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जरूर डिस्कस करेंगे, बट आज मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पल्स के साथ जितना कनेक्शन है जस्ट मैं आपको उतना बता रही हूँ। तो होता क्या है, कैसे मैकेनिज्म चल गया, क्या फिजियोलॉजी है इन पल्स का, हम कैसे फील करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे पल्स। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है भाई कि जो हमारा पल्स है वो क्लोजली लिंक किससे है, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या फिर कहो कि जो हमारा कार्डियक साइकिल है, ठीक है, कार्डियक साइकिल जिसमें कि हमारा सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन है,
का जो प्रोसेस होता है, हार्ट में सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उससे क्लोजली लिंक्ड होता है हमारा पल्स, ठीक है। अब इसमें जो एक स्टेप होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड निकल जाता है, आ जाता है आयोटा में, ठीक है। आयोटा के बाद फिर वो आगे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो जब ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। भाई आपने देखा होगा कि हमारे जितने आर्टरीज हैं या फिर हमारे जो मसल्स हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो फूड पैसेज होता है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो मतलब कि यहाँ से जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, जब हम उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सब हो रहा है, फिर एक्सपेंड कर रहा है तो उसको एक रास्ता मिल रहा है कि भाई तुम आगे जाओ, ये उसके मूवमेंट का तरीका है। तो सेम एज आर्टरीज में जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रही हैं तो हमारा जो ब्लड है वो आर्टरी में फ्लो कर रहा है। तो ये जब फ्लो कर रहा है तो हमारे स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन सरफेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उन स्पेसिफिक साइट्स पे हम पल्स हमारा पाल्पेबल होता है। पाल्पेबल मतलब आप जब कोई चीज को टच करके स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हो ना, तो दैट स्टेप इज नोन एज द पाल्पेशन। तो पल्स क्या होता है, पाल्पेबल हो जाता है, मतलब कि आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर हमारी स्पेसिफिक साइट पे जो बीट्स फील हो रही हैं, दैट इज आर पल्स, ठीक है। आपको अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आप अपना थंब लो, ठीक है, राइट हैंड है, 3 फिंगर यूज करो, थंब है, थंब के बेस से थोड़ा सा नीचे इधर होता है आपका रेडियल पल्स, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे जब प्रेस करो तो आपको बीट्स फील होगा, दैट इज योर पल्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया पल्स, और ये रेडियल साइट है। ऐसे ही और 8 और साइट्स होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे पल्स हमें फील होता है। वो कौन को, मतलब टोटल 9 साइट्स होते हैं, उन 9 साइट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फिजियोलॉजी ऑफ पल्स देखा, अब हम देखते हैं की फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड। ये जो पल्स फील हो रहा है हमें, जिस पल्स को हम पाल्पेट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओ या दैट इज आवर पल्स, ठीक है, उसको मेजर कर रहे हैं, इसमें और कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हार्ट रेट, मैंने अभी बताया कि भाई हमारे हार्ट से क्लोजली लिंक्ड है ये हमारा पल्स। तो हार्ट रेट पहला फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट इन अ हेल्दी एडल्ट एट रिस्ट। अगर आपको पल्स, ठीक है, आप 1 मिनट में 1 मिनट तक इसको ऐसे इधर पाल्पेट करते हो, फील करते हो और काउंट करते हो कि कितनी बार बीट किया, तो हार्ट रेट इसका जो नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 से 100 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका हार्ट रेट है वो बिल्कुल सही है, आपका पल्स बिल्कुल सही है। देन स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन्फ्लुएंसिंग पल्स स्ट्रेंथ। तो भाई देखो स्ट्रोक वॉल्यूम, पल्स को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, पल्स की फिजियोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हार्ट, तो हार्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई, हार्ट का जो बीट है वो 60 से 100 टाइम्स होना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट में 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर हार्ट में वो हार्ट रेट 60 से 100 के बीच है, इट मीन्स कि आपका जो पल्स है वो पल्स रेट बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। देन सेकंड फैक्टर है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट विद ईच कॉन्ट्रैक्शन इन्फ्लुएंसिंग पल्स स्ट्रेंथ। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से निकल रहा है, तो अगर सही अमाउंट निकल रहा है इट मीन्स दैट भाई आपका पल्स जो है वो बिल्कुल सही है। जब आप उसको मेजर करोगे तो रेट, रिदम, वॉल्यूम आपको बिल्कुल सही मिलेगा। बट इन केस अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम लेस है या हाई है तो पल्स का जो मेजरमेंट आएगा, जो पल्स का आउटकम आएगा, जो फाइंडिंग्स आएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किस तरीके से हमारे पल्स रेट को इन्फ्लुएंस करता है, पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इन्फ्लुएंसिंग पल्स क्वालिटी। देखो अगर ब्लड प्रेशर हाई या लो है, ठीक है, अपने नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो इससे जो हमारा पल्स का क्वालिटी है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड वॉल जिस आर्टरीज में फ्लो हो रहा है उस आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है
उसे तो हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब ये प्रेशर अगर ज़रूरत से ज़्यादा या कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ब्लड के फ्लो पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और पल्स हमें कैसे मेजर हो रहा है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है वही तो हमें स्पेसिफिक साइट्स पे, वो हमें क्या, वो जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का प्रोसेस है वही तो हमें स्पेसिफिक साइट्स पे फील हो रहा है। तो अगर हमारी बॉडी का हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर सही नहीं है तो ओवरऑल हमारा पल्स का जो आउटकम आएगा, जो फाइंडिंग्स आएगा वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ फैक्टर जो हमारे पल्स के रेट, रिदम, वॉल्यूम को इम्पैक्ट करेगा, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज कैसे भाई, देखो जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में, और कैसे फ्लो कर रहा है, जब उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड आगे सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन अगर ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई सब्सटेंस है उसको खींचो फिर छोड़ो तो वो वापस से अपने शेप साइज को रिगेन कर लेती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और आर्टरीज में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रही है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एक्सपेंड हो रही है, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जिस पोजीशन से जा रही है उस पोजीशन पे वापस आ रही है। तो एबिलिटी ऑफ द आर्टरीज टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू ब्लड फ्लो विच अफेक्ट्स द फील ऑफ द पल्स। अब अगर भाई जब ये आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है तो ब्लड आगे निकल रहा है, फिर ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो स्पेसिफिक साइट्स पे आपको पल्स फील हो रहा है। बट इन केस अगर आर्टरीज की इलास्टिसिटी ही ना रहे, मीन्स आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ना कर पाए प्रॉपर्ली, तो क्या ब्लड आगे सर्कुलेट हो पाएगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं होगा, इट मीन्स दैट कि जो आपका पल्स रेट है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा, वो भी आपको सही से फील नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने पल्स का इंट्रोडक्शन देखा और हमने फिजियोलॉजी ऑफ पल्स देखा। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स में हमने एक और चीज़ डिस्कस की, दैट इज़ द की फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ पल्स। ठीक है, अब पल्स कैसे रेगुलेट करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो the pulse rate is primarily regulated by the autonomic nervous system, which adjusts heart rate in response to internal and external stimuli। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट इज़ हमारा जो पल्स है वो किसके साथ लिंक है या फिर किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ, यानी हमारे हार्ट के साथ। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है, अगर उसका सेंट्रल वर्क देखो तो ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को कभी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने वेसल्स को, अपने चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंड करना, जिससे कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, तो अगर इस हार्ट के फंक्शनिंग में कोई भी, ठीक है, हार्ट के फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ओवरऑल हमारा, मतलब अल्टीमेटली हमारे पल्स में भी दिक्कत आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सही पल्स का होना, सही पल्स का मेजरमेंट ही ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो भाई हमारे हार्ट को रेगुलेट कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हार्ट और पल्स दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो जो हार्ट को रेगुलेट करेगा वही हमारे पल्स को रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेशन ऑफ पल्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जिनको नर्वस सिस्टम नहीं पता है, जो या फिर थोड़ा बहुत भूल गए हैं, उन्हें मैं थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ, थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। भाई हमारे दो नर्वस सिस्टम, मेनली हम दो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ANS। ठीक है, CNS और ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही हमारे हार्ट को रेगुलेट कराता है। अब हार्ट को रेगुलेट करा रहा है, इसका मतलब हमारे पल्स को भी रेगुलेट कराएगा। तो हम रेगुलेशन ऑफ पल्स में कौन से नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द ANS। ठीक है, तो जो ANS के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब हमारे हार्ट का मैकेनिज्म या हार्ट की फिजियोलॉजी सही से काम नहीं कर रही होती है, हमारा हार्ट अपना काम सही से नहीं कर रहा होता है, तब ऐसे सिचुएशन में ANS क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है, उन सारे फैक्टर्स को एडजस्ट करता है और दोबारा से हार्ट की फंक्शनिंग को सही करता है। ठीक है, तो अब ANS में दो और कंपोनेंट होते हैं, उसका दो और पार्ट होता है, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके अंडर आता है? ANS के। ठीक है, और ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये
क्या रेगुलेट कर रहा है? हमारा पल्स, ठीक है। अब कैसे रेगुलेट कर रहा है हम देखते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भाई दो पार्ट होते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है हमारा, ध्यान से सुनना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है हमारा द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड पल्स स्ट्रेंथ बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। भी ध्यान से सुनो, पहला स्टेटमेंट आपने सुना, स्क्रीन पे देखो, पढ़ो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट कर रहा है? द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड पल्स स्ट्रेंथ बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है एएनएस का? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका पढ़ो, द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स स्लोज द हार्ट रेट थ्रू द वैगस नर्व रिड्यूसिंग पल्स रेट, ठीक है। देखो, मैंने टेम्परेचर में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऐसा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी से एडिशनल हीट को बाहर निकाले, एडिशनल हीट को, ठीक है। और वहीं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जा रहा था तो हमें ऐसे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट थी जिससे हमारी बॉडी में दोबारा से हीट जनरेट हो या प्रोड्यूस हो। सेम एज जब हमारे हार्ट का फंक्शनिंग, ठीक है, हमारा हार्ट बीट करने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मैकेनिज्म की जो हार्ट की फंक्शनिंग को दोबारा से बढ़ा के उसके स्टेबल लेवल पे ले जाए। वहीं अगर हमारा हार्ट का जो मतलब कि उसका फ्लो रेट है या फिर कह लो उसका जो रिदम है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई चला जा रहा है, उसका रेट बहुत हाई आ रहा है हार्ट रेट, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हार्ट रेट दोबारा से कम होकर अपने स्टेबल पोजीशन पे आए। मतलब हमें दो सिस्टम चाहिए, जो एक सिस्टम चाहिए अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको वापस से नॉर्मलाइज करने, कम करके नॉर्मलाइज करने के लिए। दूसरा हमें चाहिए कंपोनेंट या दूसरा कोई ऐसा रेगुलेटर जो अगर हार्ट रेट बहुत स्लो चला गया है, बहुत डाउन चला गया है, तो उसको दोबारा से इंक्रीज करके नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, ठीक है। तो ये दो रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये किसके पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जानते हैं, ठीक है। फाइट और फ्लाइट नाम से क्या, जब कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके रिस्पॉन्स में ये क्या करता है कि जो हार्ट का रेट है उसको बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटिकली जो पल्स का स्ट्रेंथ होता है वो भी बढ़ जाता है। और ये कैसे होता है? ये एक नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है, जिससे क्या होता है कि अगर हार्ट रेट डाउन चला गया है तो उसको इंक्रीज कराने का काम करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, या फिर ऐसे याद कर लो कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है या फिर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है और पल्स को, ठीक है, पल्स के स्ट्रेंथ को। और कैसे कराता है? नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करके, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। उसमें ये क्या करता है? हार्ट की रेट को इंक्रीज करता है और पल्स के स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करता है? नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है कि जो हार्ट का रेट है और पल्स का स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरा हमारा एएनएस का कॉम्पोनेंट है या फिर दूसरा रेगुलेटर है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, स्लोज द हार्ट रेट थ्रू द वैगस नर्व रिड्यूसिंग द पल्स रेट। जब हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस टाइम पे हार्ट रेट को कम करने की ज़रूरत है। तो हमें एक ऐसा रेगुलेटर चाहिए जो हमारे हार्ट रेट को कम करके नॉर्मलाइज लेवल पे ले आए। तो ऐसे सिचुएशन में जो रेगुलेटर काम करता है, कौन सा काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जानते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्या होता है आपका? ये रिस्पॉन्स करता है हार्ट रेट को, ठीक है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है। कैसे स्लो करता है? तो जो वैगस नर्व होता है ना, ये उसके साथ मिलके काम करता है, जिससे जो हमारा पल्स रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा पल्स रेट रेगुलेट होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को या पल्स रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज उसी लेवल तक करेगा जहाँ पे जो हार्ट रेट का नॉर्मल लेवल है, जो नॉर्मल रेंज है, उस रेंज में लाने के लिए। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, मतलब कि आप कैरेक्टर, ठीक है, अब मान लो अगर मैं बोलूँ कि किसी एक इंडिविजुअल ह्यूमन या फिर आपका कोई नोन फ्रेंड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करो, तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे हाँ इसका जो बिहेवियर है बहुत पोलाइट है, ठीक है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से। तो सेम एज पल्स का कैरेक्टर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पल्स कैसा है, तो उन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हमको चेक करना होता है, देखो सबसे पहली चीज तो आप हमेशा नोटिस कियोगे कि पल्स को हम 3 फिंगर्स से यहाँ पे पाल्पेट करके असेस करते हैं। ठीक है, तो 3 फिंगर्स में हम एक्चुअल में चेक क्या करते हैं, तो पल्स का हम 3 कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, दैट इज द रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द रेट। ठीक है, तो रेट क्या है? द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। सिंपल मैं चीजें आपको बता रही हूँ कि 1 मिनट में कितनी बार आपको पल्स की जो बीट्स हैं वो सुनाई दी, फील हुई हैं एक्चुअल में। आप अगर आप पाल्पेट करके चेक कर रहे हो तो उस मेजरमेंट को जो वैल्यू आया है उसको आप अपना रेट बताओगे। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज अगर देखा जाए, कोई एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट है तो उसका 60 बीट से लेकर के टिपिकली मतलब 100 बीट्स पर मिनट तक होता है। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 के बीच में आनी चाहिए। जब आप पल्स को पाल्पेट कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो 1 मिनट में जो आपको वैल्यू मिल रही है वो 60 से 100 के बीच में मिलना चाहिए, तब आप कहोगे कि जो पल्स रेट है वो सही है। मतलब 60 से 100 के बीच में मिल जाए, जैसे आपका 68 आए, 72 आए, 74 आए, 76 आए, 78 आए। ठीक है, मतलब 60 से लेकर के 100 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है, इसका मतलब आपका पल्स रेट सही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका रेट में 2 और कैरेक्टरिस्टिक, मान लो अगर 60 से कम या 100 से ज़्यादा, 60 से 100 वाला तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, लेकिन अगर 60 से कम आ जाए और 100 से ज़्यादा, तो तब उसमें आप क्या कहोगे? उसको भी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलोगे। तो उसमें 2 और चीज़ें होती हैं, आप इसको अल्टरेशन भी मान सकते हो। तो सबसे पहला है ब्रैडीकार्डिया और दूसरा है हमारा टैकीकार्डिया। सबसे पहली चीज़, हमें पल्स का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा उसमें हमने देखा रेट। ठीक है, रेट क्या होना चाहिए? 60 से 100 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, मीन्स 1 मिनट में जब हम मेज़र कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच मिलनी चाहिए। बट 60 एक रेंज है और 100 एक रेंज है, तो 60 से 100 के बीच में मिल रहा है तब तो सही है। बट वॉट अगर वैल्यू 60 से कम जाए या फिर 100 से ज़्यादा, तो उस सिचुएशन को, उसको भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वो भी तो कुछ नाम देंगे ना। तो अगर वैल्यू जो पल्स का रेट है वो 60 से कम जाता है तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर 100 से ज़्यादा मिलता है, जैसे मान लो आपने पल्स 1 मिनट में आपको पल्स 104 या 105 टाइम्स फील हुआ, तो आप उस सिचुएशन को टैकीकार्डिया बोलोगे। ठीक है, और अगर आप 1 मिनट तक असेस कर रहे हो फिर भी आपका जो रेट है, ठीक है, जो रेंज आपको मिल रहा है, वो मान लो पल्स रेट कितना आ रहा है 55 बीट्स पर मिनट या 58 बीट्स पर मिनट है, तब आप उस सिचुएशन को ब्रैडीकार्डिया बोलोगे। तो ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया में आप कंफ्यूज मत होना। ब्रैडीकार्डिया, बी फॉर ब्रैडीकार्डिया, बी फॉर बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे या कम। ठीक है, नीचे है मतलब 60 से नीचे है तो ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया 100 से अबव है तो टैकीकार्डिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक, रेट का कैरेक्टरिस्टिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, समझ में आ गया? मतलब पल्स का जो रेट वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे आप पता करोगे कि पल्स रेट सही है कि नहीं है। तो भाई अगर 60 से 100 के बीच में रेंज है तो पल्स रेट बिल्कुल सही है। अगर 60 से कम जाता है तो उस पल्स रेट को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। अगर पल्स रेट की जो वैल्यू है 1 मिनट में 100 से ज़्यादा आती है तो उस पल्स रेट को हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है रिदम। तो रिदम में हम क्या चेक करते हैं? रेफर्स टू द रेगुलेटरी और पैटर्न ऑफ द पल्स। मतलब जो पल्स रेगुलेट हो रहा है वो किस पैटर्न में रेगुलेट हो रहा है? रेगुलर पैटर्न में रेगुलेट हो रहा है या फिर इरेगुलर। मतलब देखो सिंपल सा मैं आपको बात बताऊं, जब मैं रेडियल पल्स का ही एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जब हम जनरली हम इसी पल्स को सबसे पहले पाल्पेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी पल्स का पाल्पेशन का एग्जाम्पल लेके, तो देखो भाई रेट कैसे आप मेज़र किए?
यहाँ पे फिंगर रखा, ठीक है, 1 मिनट तक वॉच देखे और उसमें आप पता किए, काउंट कर रहे थे कितनी बार आपको यहाँ पे पल्स फील हुआ, ठीक है। अगर 60 से 100 के बीच में वैल्यू मिली, इसका मतलब पल्स रेट बिल्कुल सही था। 60 से कम मिला तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा मिला तो टैकीकार्डिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेक करते हैं, रेट के बाद रिदम। रिदम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे फिंगर रखे हो। अब अगर ये पल्स 1 मिनट पे आपको रेगुलरली फील हो रही, मान लो जैसे कि हर 1 सेकंड पे आपको ये पल्स फील हो रही है, ठीक है, इट मीन्स दैट कि आपको रेगुलर पल्स मिल रही है, रिदम इसका रेगुलर है। बट इन केस अभी फील हुआ, फिर आपको 2 या 3 सेकंड के बाद फील होगा, फिर नेक्स्ट पल्स का जो बीट है वो 5-6 सेकंड बाद फील होगा। तो कॉन्टिन्यूसली नहीं फील हो रहा है ना, तो ऐसे रिदम को आप इरेगुलर रिदम बोलोगे। और तीसरा, रिदम में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है, एरिथमिया, मतलब कि पल्स है ही नहीं, ठीक है। ए जहाँ पे लगा हुआ है वो क्या डिनोट करता है, एब्सेंस। तो एन एबनॉर्मल रिदम सच एज स्किप्ड बीट और एन इरेगुलर पैटर्न, भाई जब आप फील कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पल्स फील ही नहीं हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या बोलोगे, एरिथमिया, ठीक है। तो रेट कैसे, रेट वाला पल्स का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक रेट, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपको बता दिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिदम, रिदम कैसे आइडेंटिफाई करोगे हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ। पल्स का स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, तो द फोर्स विथ विच द हार्ट पंप्स ब्लड रिफ्लेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजैकुलेटेड विथ ईच बीट। देखो ये बीट आपको जितनी अच्छी फील होगी, ठीक है, जितनी मजबूती के साथ, मतलब होता है ना कि हाँ स्ट्रांगली आप फील कर पा रहे हो, बहुत ईजिली फील कर पा रहे हो, इट मीन्स दैट कि जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, ये इसका इंडिकेशन होता है। लेकिन अगर इसमें और क्या क्या सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, मान लो स्ट्रेंथ में आप क्या चेक करोगे, स्ट्रॉन्ग। पहला पल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कहोगे आप, अगर आप यहाँ पे पाल्पेट कर रहे हो, रेडियल साइड पे पाल्पेट कर रहे हो और यहाँ पे पल्स आपको इजीली पाल्पेट हो रही है, इट मीन्स दैट कि जो वो स्ट्रेंथ है, मतलब जो पल्स है वो स्ट्रॉन्ग पल्स है। दूसरा पल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है स्ट्रेंथ में वीक और 3D, मतलब कि आप कह लो कि मान लो पहली चीज़ बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पे पल्स फील हो रहा है, दूसरा बहुत थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को आप वीक और 3D पल्स बोलोगे, ठीक है। फिर हमारा जो उसमें ही स्ट्रेंथ में जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है बाउंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल समटाइम्स सीन इन फीवर, हाइपरथायरॉयडिज्म और आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज। अब बहुत ज़्यादा दौड़ के आओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे फील करो, तो मतलब बहुत मजबूती के साथ बीट करता हुआ आपको यहाँ पे पल्स, रेडियल साइड पे पल्स फील होगा, तो उस टाइप के पल्स के स्ट्रेंथ को आप क्या बोलोगे कि बाउंडिंग स्ट्रेंथ है इसका, ठीक है। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखा, पहला हमने रेट देखा, दूसरा हमने वो रिदम देखा, तीसरा हमने स्ट्रेंथ देखा। रेट में हमने 2 अल्टरेशन देखा, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। फिर हमारा आता है रिदम, रिदम में हमने 3 ऑल्टरेशन देखा, रेगुलर, इरेगुलर और एरिथमिया, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमने क्या क्या चेक किया, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, या फिर वीक और 3D है, या फिर बाउंडिंग है, किस टाइप का हमें पल्स मिल रहा है। अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक अपना एसेस करते हैं, वो होता है हमारा इक्वालिटी। ये वाला इक्वालिटी, इक्वालिटी टर्म का मतलब बराबर, तो मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ऐसा साइड, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों फिंगर से अपना पल्स मेजर कर रहे हो, ठीक है, अपने पेशेंट का पल्स मेजर कर रहे हो, आपको दोनों फिंगर्स पे सेम पाल्पेशन रेट, रिदम, वॉल्यूम अगर फील होता है, इट मीन्स दैट कि जो पल्स है वो इक्वल है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेम्पोरल पल्स होता है, ठीक है, ये हमारा टेम्पोरल साइड है, ये इस रीजन पे। तो जब आप फील करोगे तो आपको दोनों साइड इक्वल रेट, रिदम, वॉल्यूम के साथ पल्स फील होगा, इट मीन्स दैट कि पल्स हमारा इक्वल है। या फिर आप यहाँ पे अगर कैरोटिड पल्स, ऐसे यहाँ पे फिंगर रखो, ये हमारा कैरोटिड साइड होता है, अगर यहाँ पर आप फील करोगे तो आपको दोनों साइड अगर इक्वल पल्स फील हो रहा है, इट मीन्स दैट हमारे पल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इक्वालिटी को शो कर रहा है। फिफ्थ है हमारा, अगर आपको सही एक साइड फील हो रहा है, दूसरे साइड सही से फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट कि जो ब्लड सर्कुलेटरी है, मतलब सर्कुलेटिंग जो ब्लड का आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी है वो सही नहीं है, ठीक है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज कैन अफेक्ट पल्स कैरेक्टरिस्टिक। अब फुल पल्स इंडिकेट्स हाई ब्लड वॉल्यूम और अ हाई स्ट्रोक वॉल्यूम, while a diminished pulse could suggest a reduced blood flow।
देखो आप मान लो किसी का पल्स एसेस कर रहे हो, अब उसकी जब वॉल्यूम की बात आएगी तो अगर आपको अच्छे से वॉल्यूम फील हो रहा है, इट मीन्स दैट कि ब्लड फ्लो सही है, लेकिन वहीं अगर पल्स फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो फ्लो होना है आर्टरीज के थ्रू, वो सही से फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पल्स का जो वॉल्यूम वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने रेट देखा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने रिदम देखा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने स्ट्रेंथ देखा, चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमारा इक्वालिटी था और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम था। ठीक है, तो मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पल्स के, लेकिन इसमें सब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला जो हमारा पल्स का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द रेट, उसमें हम 2 ऑल्टरेशन देखते हैं। पहला ब्रैडिकार्डिया और दूसरा टैकीकार्डिया। ठीक है, फिर रिदम की बात करें तो रिदम में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखा। पहला रेगुलर, ठीक है, दूसरा इरेगुलर और तीसरा, पहला रेगुलर, दूसरा इरेगुलर और तीसरा हमारा है ये एरिथमियास। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम पल्स की स्ट्रेंथ चेक करना चाहें तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे कि पहली बात पल्स स्ट्रांग है कि नहीं है, दूसरा कहीं वीक और थ्रेडी पल्स तो नहीं है, वीक और थ्रेडी पल्स का मतलब अभी मिल रहा है, फिर तुरंत 3-4-5 सेकंड के बाद फील हो रहा है और बहुत थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आपको पल्स फील नहीं हो रहा है तो उसको वीक और थ्रेडी पल्स बोलेंगे। या फिर बाउंसिंग या टाइप का पल्स है, मीन्स आप दौड़ के जब आओ उसके बाद अपना पल्स फील करो तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे पालपेट होगा आपको, तो उस सिनेरियो को आप बाउंडिंग पल्स बोलोगे। ठीक है, तो ये इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पल्स में स्ट्रेंथ कितना है। तो पल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका कैसे मतलब उसका किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सही कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम पल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल रेंज है पल्स का 60 से 100, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पल्स को या कहें कि पल्स के नॉर्मल रेंज को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज मतलब कि चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो पल्स रेट होता है वो टिपिकली हाई होता है, मीन्स 80 to 120 बीट्स पर मिनट उनका नॉर्मल रेंज होता है। जबकि हमने अब जनरली क्या देखा, अगर कोई ह्यूमन एडल्ट है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट है, तो अगर 100 के एबव उसका पल्स जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। बट अगर यही केस एक बच्चे का है, ठीक है, बच्चा है तो भाई उसका नॉर्मल रेंज 80 to 120 बीट्स पर मिनट ही नॉर्मल माना जाएगा। उसके केस में जब 120 के एबव जाएगा तब उस केस में हम कहेंगे कि हाँ इसको टैकीकार्डिया है, और ब्रैडिकार्डिया में अगर 80 के बिलो आएगा तब हम उसको ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, तो हमको जो नॉर्मल रेंज होता है ना, जो हमारा पल्स का नॉर्मल रेंज है वो एज ग्रुप के हिसाब से वैरी करता है। मीन्स पल्स ग्रुप का, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, जो पल्स का नॉर्मल रेंज है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है पल्स को मतलब कि पल्स के नॉर्मल रेंज को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मीन्स अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो भाई चिल्ड्रंस का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 से 120 बीट्स पर मिनट होता है। वहीं अगर हम ओल्डर एडल्ट्स की बात करें तो उनका क्या होता है कि जो पल्स होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रंस, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेकेंड फैक्टर है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, कैसे आपके पल्स रेट को वो अफेक्ट करता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करोगे, रनिंग करोगे, ठीक है, या फिर क्लाइंबिंग करोगे, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें हैवी फिजिकल वर्कआउट आप कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके बॉडी का जो ब्लड या फिर कहो कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगा। और बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड कैसे फुलफिल होता है, ब्लड जब पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट कर रहा होता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी सर्कुलेट कर रहा होता है, आपको पता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, आपके बॉडी के इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप को ब्लड करना, मतलब ब्लड को पंप बहुत जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हार्ट जितना ज़्यादा पंप करेगा, आपकी पल्स की जो बीट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपके पल्स के नॉर्मल रेंज को अफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे करता है, तो फीवर और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर कॉजेज द पल्स रेट टू इंक्रीज एज द बॉडी वर्क्स हार्डर टू रेगुलेट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे आप उस कंडीशन को फीवर बोलो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है इंटरनली, ताकि दोबारा से
मतलब दोबारा से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा पल्स रेट हाई हो जाता है। वहीं अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो कोल्ड टेम्परेचर कैन लीड टू अ स्लोअर पल्स ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर हमारी बॉडी ठंडी पड़ रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो पल्स रेट है वो लो हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ब्लड वेसल्स डायलेटेड था, जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, तो हमें पल्स फील हो रही थी। वहीं अगर वेसल्स एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इसमें से ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा। तो जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या हमको ऐसे में पल्स फील होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस तरीके से हमारे पल्स को अफेक्ट कर रहा है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है या एलिवेट हो जा रहा है तो ऐसे केस में हमारा जो पल्स रेट है वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। वहीं अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा पल्स रेट है वो भी स्लो हो जा रहा है। देन हमारा फोर्थ फैक्टर है हमारे पल्स को जो अफेक्ट करता है, दैट इज द इमोशनल स्टेटस या इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट कैसे कैसे अफेक्ट करता है? तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट एंड फियर एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीडिंग टू एन इंक्रीज, ठीक है, पल्स। तो देखो, जैसे जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, मीन्स हमें टेंशन होती है, एंजाइटी, घबराहट होती है, या हम किसी चीज़ की वजह से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या हमें डर लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में ना हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पल्स रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। इट मीन्स दैट अगर हमारा इमोशनल स्टेट ऐसा है जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी है, बहुत फियर है, फियर मीन्स बहुत डर है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर या फिर कहो कि जो हमारा पल्स है, ठीक है, हमारा जो पल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। इवन इतना इंक्रीज हो जाता है कि टैकीकार्डिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहीं रिलैक्सेशन एंड स्लीप ऑफन रिजल्ट इन अ स्लोअर मोर रेगुलर पल्स। बट वहीं अगर हम इमोशनली स्टेबल रहेंगे, ठीक है, हम अच्छी नींद ले रहे हैं, हम मेंटली अपने आप को रिलैक्स्ड स्टेट में बनाए हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा पल्स है वो बिल्कुल पल्स रेट मेंटेन रहेगा और हमें रेगुलर पल्स फील होती रहेगी। इसलिए हमें हमेशा बोला जाता है ना कि अपने इमोशनल हेल्थ को, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखो। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत एंजाइटी मत फील करो। ये सारे बातों का यही रीज़न है कि जब हम इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जो हमारे वाइटल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, वो भी अफेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने इमोशनल स्टेट को मेंटेन रखना, हमेशा बैलेंस रखना, ठीक है। कभी भी किसी की वजह से स्ट्रेस मत लेना, कभी भी किसी बात की वजह से एंजाइटी मत फील करना, ठीक है। मतलब हमेशा इमोशनली स्टेबल स्टेट में अपने आप को बनाए रखना। देन हमारा फिफ्थ जो फैक्टर है जो हमारे पल्स को अफेक्ट करता है वो है हमारा मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसा एक इंडिविजुअल है जो ऐसी दवाएं ले रहा है जिनमें बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि जो भी मेडिसिन होती है उस मेडिसिन के पीछे पलट के देखो तो कॉम्पोजिशंस लिखा होता है, मीन्स कि एक दवा कई सारे केमिकल ड्रग्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो कि कोई भी एक डिजॉक्सिन है तो डिजॉक्सिन में सिर्फ डिजॉक्सिन है, उसका कंपोजिशन में कई सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तब जाकर के एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग बनता है। तो इसी तरीके से कोई ऐसा ड्रग अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, या ड्रग मतलब यहाँ पे दवाओं की बात हो रही है, आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे आप वो किसी भी वजह से ले रहे हो, किसी भी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप ले रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर ड्रग में या उस पर्टिकुलर मेडिसिन में बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा कि आपके हार्ट रेट को स्लो कर देगा। वो ऑब्वियस सी बात है भाई, हार्ट रेट स्लो होगा, इसका मतलब पल्स भी रिड्यूस होगा, ठीक है। वहीं अगर कोई आप ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हो या फिर ऐसी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कैफीन और एड्रेनलिन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कैफीन या एड्रेनलिन का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पल्स रेट को डाउन कर रहे हैं, वहीं जो कैफीन और एड्रेनलिन है ये हमारे पल्स रेट को बढ़ा रहे हैं, मीन्स स्टिमुलेंट का काम कर रहे हैं। तो मेडिसिन किस तरीके से अफेक्ट कर रही है हमारी पल्स रेट को, अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में हमारा जो पल्स रेट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, कम होगा। वहीं अगर हम कोई ऐसा मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कैफीन और एड्रेनलिन प्रेजेंट है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
देन हमारा सिक्स्थ फैक्टर आता है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस किस तरीके से हमारे पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला थायराइड हार्मोन। भाई देखो, थायराइड हार्मोन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए कोई नई चीज है। तो अगर किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन मीन्स ज्यादा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्स रेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो पल्स रेट है वो डाउन जाने लगती है। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि थायराइड हार्मोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पल्स रेट। मीन्स देखो, अगर थायराइड हार्मोन अपने नॉर्मल रेंज में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, थायराइड हार्मोन अपने नॉर्मल रेंज में सिक्रीट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में थायराइड हार्मोन अगर अपने नॉर्मल रेंज में सिक्रीट हो रहा है तो आपका पल्स रेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन बन रहा है, तो पल्स रेट भी आपका ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जरूरत से कम हो रहा है, मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन बन रहा है, तो उसकी वजह से पल्स रेट भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। वहीं दूसरा हार्मोनल फैक्टर है हमारा प्रेगनेंसी। देखो, जब आपको पता है कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी का सारा चीज मेटाबॉलिक डिमांड बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई एक बॉडी में दो लोग हैं ना, एक तो मदर खुद है और मदर के वुम्ब में जो बेबी है, जो फिटस है, उसको भी जिंदा रखना है, तो हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होता है, जब ब्लड वॉल्यूम की ज्यादा जरूरत होती है तो मदर की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होता है, मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या करता है, जब आप एक प्रेग्नेंट मदर का पल्स रेट चेक करोगे तो वो आपको हमेशा उसका रेंज आपको हाई ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेवेंथ हमारा जो फैक्टर है वो है हमारा ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम कैसे अफेक्ट करता है, आप देखते हैं। उसमें सबसे पहला डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस, मान लो किसी कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, डिहाइड्रेट मीन्स पानी, बॉडी में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, या बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, ठीक है, चाहे वो किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो अब जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इससे दो कंडीशन बन सकती है, या तो आपका जो पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए या कम हो जाए, मतलब डिपेंड करता है कि जो ट्रॉमा हुआ है, जो इंजरी हुई है, उससे कौन कौन से ऑर्गन किस तरीके से डैमेज हुए हैं। तो ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में कोई ऑल्टरेशन देखने को मिलता है, मीन्स अगर ब्लड वॉल्यूम का रेंज अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे केस में आपका पल्स रेट भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। वहीं बात करें अगर ओवर हाइड्रेशन की, मीन्स अगर बॉडी में हाइड्रेशन का लेवल, मीन्स जो हमारी बॉडी में जनरली वाटर या फिर कहो पानी का जो लेवल होता है, जो जरूरत है हमारी बॉडी को, जितने हाइड्रेशन की जरूरत है, अगर उससे अबव हो जाता है, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन का केस अगर हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा पल्स रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर ब्लड की विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब हमारा जो पल्स रेट है वो भी स्लो हो जाएगा। और ऐसा होता क्यों है? अगर बॉडी में ओवर हाइड्रेशन का केस हो जाए तो, मीन्स अगर हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाए। देखो, जरूरत से ज्यादा ना कोई चीज अच्छी नहीं होती, ना तो अटैचमेंट अच्छा होता है और ना ही किसी का प्रेजेंस, ठीक है। तो हर चीज को हमेशा लिमिट में ही रखो। अगर कोई चीज, किसी का अटैचमेंट, किसी का प्रेजेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको बाहर निकालो। सेम एज अगर बॉडी में पानी का लेवल ज्यादा हो रहा है तो आपका जो पल्स रेट है वो डाउन जाने लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कराओ, ताकि आपके जो वाइटल साइंस हैं, ठीक है, जो आपके वाइटल साइंस हैं वो बिल्कुल सही हो, आपकी बॉडी का सारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म सही से कैरी आउट हो, ठीक है। देन हमारा 8th फैक्टर है पोजीशन चेंजेस। देखो, पोजीशन चेंजेस आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप अचानक से सोए हो, ठीक है, फिर आपको कोई अचानक से जगा दिया और आप उठ के खड़े हो जाओ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत डिजीनेस सा फील होगा, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा महसूस होने लगेगा। ऐसा होता क्यों? इसको ना पोस्चुरल चेंजेस बोलते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग अप क्विकली, ठीक है, कैन मोमेंटरीली इंक्रीज द पल्स ड्यू टू अ ड्रॉपिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप अचानक से मान लो बहुत गहरी नींद में हो, फिर अचानक से उठ जाते हो और खड़े हो जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ब्लड प्रेशर है ना वो डाउन चला जाता है, ठीक है। अब और फिर उसके बाद उसमें एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें होता क्या है
कि आप मान लो बैठे हुए हो या सोए हुए हो और अचानक से खड़े हो गए, तो इसके ऐसे सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्स होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई बॉडी का ब्लड प्रेशर जब डाउन जा रहा है तो हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए काम करेगा ना। तो हार्ट जब बहुत ज़्यादा बीट करेगा तो उस सिचुएशन में आपका पल्स रेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो मुझे लगता है कि आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि कब पल्स रेट हाई जा रहा है, कब पल्स रेट लो जा रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सिनेरियो में अगर आपका हार्ट का बीट, ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें जो हार्ट है वो बहुत तेजी से बीट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हार्ट बहुत ज़्यादा जो तो पल्स रेट आपको ज़्यादा फील होगा। वहीं अगर ऐसी कंडीशन बन गई है जहां हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट बीट नहीं कर रहा है उतना एफिशिएंटली, ठीक है, हार्ट बीट कम हो रही है, इसका मतलब पल्स भी आपका कम होगा। क्योंकि हार्ट जी का जो बीट, हम जो हार्ट की बीट्स काउंट करते हैं ना वो अपने पल्स को ही एसेस करके हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो हार्ट और पल्स सब को रिलेटेड है, लिंक्ड है। अगर हार्ट बहुत ज्यादा बीट कर रहा है तो पल्स रेट हाई जा रही है, और हार्ट कम बीट कर रहा है तो पल्स रेट स्लो जा रही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन क्या कॉज कर रही है। फिर हमारा 9th फैक्टर है हेल्थ कंडीशन। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को फीवर है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो पल्स रेट है वो हाई हो जाता है। वहीं अगर कोई ऐसा हार्ट डिजीज है, ठीक है, जो जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो अभी मैंने बताया कि कंजेस्टिव अगर हार्ट सही से बीट नहीं कर पाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपका पल्स रेट डाउन चला जाएगा। तो मान लो किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, मीन्स कंजेशन है, हार्ट में कंजेशन है, हार्ट सही से बीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस अब हार्ट नहीं सही से बीट कर रहा है तो क्या होगा, पल्स रेट स्लो होगी, है ना। फिर इस तरीके से हमारा 10th फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भाई हमारे पल्स को रेगुलेट कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि पल्स को रेगुलेट करने वाली चीज पल्स के सही रेंज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई इशू आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पल्स के रेंज में इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पल्स। वहीं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पल्स। अगर बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट रेट और पल्स ज्यादा रहेगी। वहीं अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो ऐसे सिचुएशन में हमारी पल्स रेट स्लो रहेगी। ठीक है, देन हमारा 11th फैक्टर है अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल एंड ड्रग्स का क्या सीन है, सिंपल सा जान लो, अगर अल्कोहल लेते हो तो भाई वो आपके पल्स रेट को बढ़ा भी सकता है और बहुत कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक और फैक्टर है जिसके बारे में आप शायद 6th 7th में कभी ना कभी पढ़े होंगे, दैट इज द एल्टीट्यूड। आपने सुना होगा कि जब आप पहाड़ पे जाते हो, बहुत हाइट पे जाते हो, तो माउंटेन्स वगैरह पे, तो उधर क्या होता है ना, एल्टीट्यूड सिकनेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो किस तरीके से पल्स को अफेक्ट करता है ये देखते हैं। तो एट हायर एल्टीट्यूड lower oxygen levels causes the heart to beat faster to ensure adequate oxygen supply to tissue leading to an increased pulse rate। होप आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर से मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। तो देखो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं, मीन्स माउंटेन, बहुत टॉप ऑफ द माउंटेन अगर आप चले गए हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे आप चले गए हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी का वो डाउन होने लगता है। तो ऐसे में हार्ट को सिग्नल मिलता है कि भाई तुम ज़्यादा ब्लड पंप करो, ज़्यादा ब्लड पंप करोगे तो ब्लड के साथ साथ बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड साथ में बाइंड होकर ही तो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हार्ट अगर ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा बीट करेगा, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका जो पल्स रेट है वो भी ज़्यादा होगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है। बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कंपनसेट करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है, हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा ब्लड पंप कर पाए, जिसकी वजह से बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल पाए। तो अगर हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, इट मीन्स दैट वो ज़्यादा बीट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं। अब हार्ट का नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका जो पल्स है, ठीक है, पल्स का रेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स जो आप काउंट करते हो पल्स से
वो हार्ट की ही एक्चुअल में बीट्स काउंट करते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल 12 फैक्टर्स देखे जो हमारे पल्स रेट को अफेक्ट कर रहा था। तो उसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स थे? पहला फैक्टर हमारा एज, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा बॉडी टेम्परेचर, चौथा इमोशनल स्टेट, ठीक है, पांचवा मेडिकेशन, छठा हार्मोनल चेंजेस, सातवां ब्लड वॉल्यूम, आठवां पोजीशन चेंजेस, ठीक है, 9th है हमारा हार्ट कंडीशन, 10th है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 11th है अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड 12th है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है। अब हम इसके बाद देखो, इसके बाद ना हमें असेसमेंट ऑफ पल्स पढ़ना था। तो असेसमेंट ऑफ पल्स को मैं आपको ओरली बताऊंगी और इसका जो स्टेटमेंट है वो आप मेरे को रिमाइंड करा देना, या तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या तो कम्युनिटी पोस्ट में। एक्चुअल में उसमें कुछ करना नहीं, जस्ट आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है, बट एक्चुअल में असेस कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो भाई देखो, एक होता है मैनुअल सिंपल सा प्रोसेस, जो आपको पल्स को असेस करने के लिए सबसे पहले तो पल्स के 9 साइड्स पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप फिंगर को अपने प्लेस करके पल्स को फील कर सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे इजीएस्ट प्लेस या कॉमन मेथड होता है वो होता है आप रेडियल पल्स पे ऐसे अपने फिंगर्स प्लेस करो और यहाँ पे फील करो, आपको फील होगा ना, कुछ बीट्स आपको फील होंगी, ठीक है। अब 30 सेकेंड्स तक अपने हाथ में घड़ी लो या सामने रखो, 30 सेकेंड्स तक काउंट करो, ठीक है। मान लो 30 सेकेंड्स में आपको कितनी बीट्स सुनाई दी, ऐसे काउंट करो आप, ठीक है। मान लो 40 बीट्स आपको 30 सेकेंड्स में फील हुई, तो जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में कितने हो जाएंगे, 80 बीट्स। और नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन एडल्ट का जो नॉर्मल बीट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 से 100 होना चाहिए, है ना। इट मीन्स दैट कि आपका जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है। तो मैनुअल का यही होता है कि जो भी पल्स की साइड्स होती हैं, जितनी 9 साइड्स होती हैं, उनमें से किसी भी एक साइड पे अपने फिंगर्स को प्लेस करो, ठीक है। 30 सेकेंड्स तक काउंट करो, 30 सेकेंड्स में आपको कितनी बार बीट्स फील हुई हैं, देन उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद अपना असेस कर लो कि पर्सन की एज के हिसाब से उसका जो पल्स का रेंज है, पल्स की जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ऑब्वियसली बात है भाई, ठीक है, सब कुछ सही है। और नहीं सही है तो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो कि इसका वाइटल्स ड्रॉप हो रहा है, तो फिर उसको सही करने के लिए आगे मेडिकल इंटरवेंशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और बाकी पल्स का कैरेक्टरिस्टिक भी मैं आपको बताई हूँ, आप फील करो। अगर आपको रेगुलर पल्स मिल रही हैं, ऑल ओके, इरेगुलर मिल रही हैं, देन यू हैव टू शो सम कंसर्न अबाउट इट, ठीक है। या फिर आपको वीक और थ्रेडी पल्स मिल रही हैं या बाउंडिंग पल्स मिल रही हैं, किस टाइप के पल्स मिल सकते हैं आपको, वो मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में आपको बता चुकी हूँ। तो अब पल्स को मैनुअली असेस करना आपको आ गया है, ठीक है। आया है या नहीं बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी एक डिवाइस आता है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, स्क्रीन पे देख लो, इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर करता क्या है, आपकी 2 फिंगर्स है ना, एक ये आपका इंडेक्स फिंगर है और ये आपका मिडल फिंगर है, इनमें से किसी भी एक फिंगर में इस क्लिप को आपको ऑन करके लगा देना है, ठीक है। फिर आपको थोड़े टाइम के बाद वो आपको इसमें एक छोटा डिस्प्ले होता है, ठीक है, स्क्रीन टाइप से होता है, उस पर आपको SpO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन का ब्लड सैचुरेशन लेवल, ठीक है, और साथ ही साथ पल्स, रेस्पिरेशन, ये 3 चीज की वैल्यू आपको उस पर शो करेगी, ठीक है। तो जो RR होगा दैट इज द रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, जो PR होगा दैट इज द पल्स रेट। तो जो पल्स रेट होगा आप उसमें से देख के असेस कर लो, मान लो 72 आया, 78 आया, 76 आया, जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से आप फिर उसको स्क्रीन पे देख के असेस कर सकते हो कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैनुअली असेस कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से भी पल्स असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें आपको मैं क्या नोट्स दूं स्क्रीन पे, इससे बेटर है कि हम अपना आगे बढ़ते हैं। असेस करने आना चाहिए, ठीक है, अगर करने आएगा तो उसको अपने वर्ड्स में बना के लिख ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो असेसमेंट मतलब पल्स कैसे असेस करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका स्टेटमेंट, ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, उधर से आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो है हमारा साइड्स ऑफ पल्स। बट वेट अ मिनट, एक बार मैं देख लूं कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। नहीं, अब हमारा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ, अपने साइड से मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। अब हमारा 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है इस लेक्चर का।
पहला है साइट्स ऑफ पल्स और दूसरा ऑल्टरेशन इन पल्स। मीन साइट्स का मतलब वो कौन कौन सी हमारी बॉडी में इस जगह है जहां पे हमें पल्स फील होंगी, ठीक है। और ऑल्टरेशन इन पल्स जो हम इसके बाद पढ़ेंगे दैट इज कि अगर पल्स का रेंज, अगर मान लो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का पल्स नॉर्मल रेंज 60 से 100 कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर 60 से 100 के बीच हमें पल्स नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो वो हम ऑल्टरेशन इन पल्स में पढ़ेंगे, बट अभी हम साइट्स ऑफ पल्स देखते हैं। तो हमें कौन कौन से साइट्स हैं? द पल्स कैन बी असेस्ड एट सेवरल की एनाटॉमिकल साइट्स ईच करस्पॉन्डिंग टू अ मेजर आर्टरी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट्स इंक्लूड, देखो बहुत हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एनाटॉमिकल साइट्स हैं जहाँ पे हमें पल्स फील होती है, ठीक है। और ये सारे साइट्स ना आर्टरी से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें यहाँ इन साइट्स पे पल्स फील होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज द रेडियल पल्स। रेडियल पल्स जिसका एग्जांपल लेके मैंने आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो रेडियल पल्स कहाँ होती है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। थंब है, इसके बेस पे यहाँ पे हमारी रेडियल पल्स होती है, ठीक है। अब बाकी मैं स्क्रीन पे एक इमेज ऐड कर दूंगी जिसमें साइट्स ऑफ पल्स आप देख लीजिएगा। तो हमारे रिस्ट में थंब वाले साइड पे यहाँ पे हमें रेडियल पल्स मिलती है। अब इसका लोकेशन थोड़ा स्टेटमेंट में देख लो। ऑन द थंब साइड ऑफ द रिस्ट जस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब, बस यही है, थंब के साइड पे जस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब, ठीक है। इसका यूज कब होता है? तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन असेसमेंट, ठीक है, सच एज ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, वेन चेकिंग हार्ट रेट एट रेस्ट। देखो अगर सब कुछ ठीक है, जस्ट कोई पेशेंट नॉर्मली एडमिट है या फिर ओपीडी में जस्ट आपसे डॉक्टर से मिलने कंसल्टेशन के लिए आया है और उनका पल्स रेट चेक करने की ज़रूरत है, तो अगर एक पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहला जो साइड पे मेजर करेंगे, जब हमें कंडीशन नॉर्मल लग रही है, जस्ट मैनुअली बस ऐसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पल्स रेट चेक करना है, तो हम ऐसे सिचुएशन में यहीं से रिस्ट से ही रेडियल पल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड रहता है हमारा कैरोटिड पल्स, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स हमारा यहाँ होता है, ऐसे अपने फिंगर को यहाँ पे प्लेस करो, देखो आपको पल्स बीट्स फील होगी, हो रही है ना। तो अब इस लोकेशन को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन द नेक, ठीक है, इन द नेक जस्ट बिसाइड्स द ट्रैकिया और विंड पाइप, ये हमारा ट्रैकिया और विंड पाइप है, इसके जस्ट बिसाइड्स, इसके जस्ट साइड में, बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड द जॉ, इधर हमारा थायराइड कार्टिलेज और जॉ है ना, इसके बीच में हमें यहाँ पे कैरोटिड पल्स फील होगी, ठीक है। इसका यूज कब होता है, कब हम कैरोटिड पल्स के थ्रू, वैसे तो आप जनरली किसी भी पल्स से असेस कर लेते हो, लेकिन अब इतनी साइट्स हैं तो हर एक साइट्स का अपना एक स्पेसिफिक यूज है ना, तो उस यूज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कैरोटिड पल्स हम कब चेक करते हैं? यूज्ड व्हेन द रेडियल पल्स इज नॉट पाल्पेबल, एग्जांपल इन शॉक और ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सेंट्रल पल्स, इट इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पल्स। देखो अगर हमें किसी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल लग रही है तब तो हम नॉर्मली उसका रेडियल पल्स चेक करके उसका पल्स का जो रेंज होता है उसको असेस कर लेते हैं। बट इन केस पेशेंट शॉक में चला गया है, ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट का कैरोटिड पल्स देखते हैं। कैरोटिड पल्स इस मतलब अगर रेडियल पल्स हमको यहाँ पे पल्स फील नहीं हो रहा है तो हम उस पेशेंट का कैरोटिड पल्स देखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पल्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पल्स। अगर पूरी बॉडी में कहीं पल्स नहीं मिल रहा है बट आपको यहाँ पे पल्स मिल रहा है, इट मीन्स दैट कि ठीक है आप पेशेंट को दोबारा से रिवाइव कर सकते हो, पेशेंट की जो कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है उसको दोबारा से हम CPR दे करके, इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन दे करके, वेंटिलेट करके हम पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन एल्बो है जहाँ से आपका ये टर्न होता है, आप यहाँ पे इससे जस्ट 4 फिंगर ऊपर आप BP कफ, आप अगर आपका या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का कभी BP मेजर हुआ होगा आपके सामने तो आपने देखा होगा कि जो लोग BP लेते हैं ये जो एल्बो वाला रीजन है यहाँ से 4 फिंगर अबव BP कफ बांधते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर थोड़ा प्रेस करके पल्स को फील करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले रीजन को हम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बीच सेंटर पे हाथ रखो, यहाँ पे ऐसे प्रेस करके फील करो, रेडियल है ना, रेडियल थंब वाले साइड पे, तो ये डायगोनली इसके अपोजिट में जब आप टच करोगे तो आपको बीट्स फील होंगी, दैट इज द ब्रेकियल, ठीक है, ब्रेकियल पल्स। तो ब्रेकियल पल्स मीन्स अपर आर्म में हमको ब्रेकियल पल्स मिलता है। इसके लोकेशन की बात करें तो इन द
एंटी क्यूबॉइटल फोसा, एल्बो एरिया, एंटी क्यूबॉइटल फोसा। अगर बहुत ज़्यादा टर्म टफ लगे तो सिंपली लिखना इन द एल्बो एरिया, ठीक है। जस्ट मीडियल टू द बाइसेप टेंडन, जस्ट मीडियल टू द बाइसेप टेंडन, ठीक है। बाइसेप्स टेंडन के बीच में जो हमारा एंटी क्यूबॉइटल फोसा है भाई, मीन्स हमारा जो एल्बो वाला एरिया है, हमें यहीं पे क्या मिलेगा, ब्रेकियल पल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कब हम यूज करते हैं, कॉमनली असेस्ड इन इन्फेंट्स एंड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर यूजिंग स्टेथोस्कोप। देखो जब हम किसी इन्फेंट मीन्स 29 डेज से लेकर के 1 साल के बच्चे का पल्स रेट चेक कर रहे होते हैं तो हम उनका ये ब्रेकियल पल्स असेस करते हैं, या फिर अगर हमें किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना हो तो हम यहाँ पे स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला होता है उसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन में उसका ये ब्रेकियल पल्स असेस करते हैं, ठीक। देन हमारा फोर्थ है साइड फेमोरल पल्स। फेमोरल पल्स हमें ग्रोइन एरिया में मिलता है। अब थाई है ना, ठीक है, जहां से आपके थाई का अटैचमेंट है वहां पे जब आप ऐसे फिंगर से प्लेस करके टच करोगे तो वहां पे आपको बीट्स फील होंगी, दैट इज द फेमोरल पल्स। अब इसके लोकेशन की बात करें तो इन द ग्रोइन एरिया वेयर द फेमोरल आर्टरी पासेज नियर द सरफेस, ठीक है। यूज्ड इन केस ऑफ सीवियर शॉक और व्हेन सेंट्रल पल्स असेसमेंट इज नीडेड। देखो कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत शॉक में चला गया है, उसका ना कैरोटिड पल्स मिल रहा है, ना टेम्पोरल मिल रहा है, ना ब्रेकियल मिल रहा है, ना ब्रेकियल मिल रहा है, ना रेडियल मिल रहा है, मीन्स अपर बॉडी में किसी भी साइड्स पे पल्स नहीं मिल रहा है, तब हम उसके लोअर बॉडी में पल्स की साइड्स को असेस करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फेमोरल पल्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा आएगा फेमोरल पल्स, ठीक। फिर उसके बाद फिफ्थ साइड आता है हमारा पॉप्लेटियल पल्स। आपके जो नी है ना, घुटना है, घुटनों के पीछे ऐसे आप ऐसे 2 फिंगर से या 3 फिंगर से ऐसे प्रेस करोगे तो आपको बीट्स फील होंगी, दैट इज द पॉप्लेटियल पल्स, ठीक है। लोकेशन क्या है आपका, इन द बैक ऑफ द नी फेल्ट इन द पॉप्लेटियल फोसा। जहाँ पे आपको वो बीट्स फील हो रही है, अपने घुटनों के पीछे ऐसे हाथ लगाओ तो जो बीट्स फील होंगी आपको, उस लोकेशन को पॉप्लेटियल फोसा बोलते हैं और उस साइड्स को हम पॉप्लेटियल पल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसको यूज कब करते हैं, तो यूजफुल फॉर असेसिंग द सर्कुलेशन इन द लोअर लेग्स ऑफन इन केस ऑफ द वैस्कुलर डिजीज। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको वैस्कुलर डिजीज है, मीन्स वेसल्स रिलेटेड कोई डिजीज है या लोअर एक्सट्रीमिटीज का हमें सर्कुलेशन चेक करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसका पॉप्लेटियल फोसा वाला रीजन असेस करेंगे कि वहाँ पे हमें पल्स बीट्स फील हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब हम 6th साइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर टीबियल पल्स, ठीक है। ये हमारे एंकल में होता है, एंकल मीन्स हमारी जो एड़ी होती है, ठीक है, उधर ये साइट होता है। लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द मीडियल malleolus, the bony prominence on the inner side of the ankle, the bony prominence on the inner side of the ankle। देखो मैं जान रही हूँ कि ये जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं ये आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इनको पढ़ने की हैबिट बना लो, इसलिए मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ। साथ ही साथ मैंने साइड्स की जो इमेजेस हैं वो भी मैंने पेस्ट कर दी थी, तो आप उसके हिसाब से भी उस इमेज को बिल्कुल रट लो, तो आपको जो पल्स की साइड्स हैं, कौन कौन सी जगह पे आपको पल्स फील होगा, वो चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। देन हमारा 7th आता है डॉर्सैलिस पेटिस पल्स, ठीक है। डॉर्सैलिस मतलब कि फुट में लोकेशन क्या है, ऑन द डॉर्सम टॉप ऑफ द फुट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन, ठीक है। पैर में जो पल्स की बीट्स, फुट जो आपके पंजे हैं ना, उसमें जो आपको पल्स की बीट्स फील होंगी उसको डॉर्सैलिस बोलते हो, ठीक है। डॉर्सैलिस पेटिस पल्स यहाँ पे होता है, इस साइड्स को डॉर्सैलिस पेटिस पल्स बोलते हैं। और ये कब यूज में आता है, यूजफुल फॉर असेसिंग द सर्कुलेशन इन द फीट, स्पेशली इन पेशेंट्स विद डायबिटीज और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। देखो कोई पेशेंट अगर डायबिटीज से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ना एक डायबिटिक फुट नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि उनका जो पैर होता है, पैर वो जो पंजे वाला पार्ट होता है, फिट जो होता है उनका, वो सड़ने लगता है, ठीक है। तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पल्स अवेलेबल है कि नहीं है, इन चीज़ों को हम फील करने के लिए हम जो उनका डॉर्सैलिस पेटिस वाला पार्ट होता है वहाँ पे मतलब पल्स को असेस करते हैं, ठीक है। अगर मिल रहा है इट मीन्स दैट द ठीक है सर्कुलेशन है अभी भी, और नहीं मिल रहा है इट मीन्स की सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है। तो 7th साइड था हमारा डॉर्सैलिस पेटिस पल्स। अब 8th साइड है हमारा टेम्पोरल पल्स। देखो टेम्पोरल पल्स, सीधी सी बात बताओ, दोनों फिंगर लो, यहाँ पे ऐसे प्रेस करो, बीट्स फील हुई इधर के साइड, यहाँ से यहाँ देखना बीट्स आपको फील होंगी, दैट इज द टेम्पोरल पल्स, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो द टेम्पोरल पल्स कैन बी फेल्ट ओवर द टेम्पोरल आर्टरी
विच इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है, नियर द टेम्पल एंड एबव द जाइगोमेटिक आर्क, चिक बोन, ये आपका जाइगोमेटिक आर्क, ठीक है, चिक बोन होता है, जस्ट इसके ऊपर हमारा यहाँ पे टेम्पोरल पल्स साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको हम कब यूज करते हैं, कब हम टेम्पोरल, ऐसे सब कुछ नॉर्मल है तब तो हम रेडियल साइड मतलब रेडियल पल्स असेस करेंगे, बट अगर कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, तो आप देख रहे थे कि इधर हम कैरोटिड चेक कर रहे थे, ठीक है, फिर फेमोरल चेक कर रहे थे, अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, तो सेम हम टेम्पोरल कब चेक करते हैं। द टेम्पोरल पल्स इज ऑफन यूज्ड व्हेन द कैरोटिड पल्स इज इनएक्सेसिबल, एग्जांपल इन पेशेंट्स विद नेक ट्रॉमा। इट कैन ऑल्सो बी असेस्ड इन सर्टेन केसेस ऑफ टेम्पोरल आर्टरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेम्पोरल आर्टरी। देखो, अगर हमें जितनी भी हमारी साइट्स हैं पल्स की, अगर वहाँ पे हमें पल्स फील हो रहा है, इट मीन्स दैट कि हमारी आर्टरीज बिल्कुल सही हैं। बट अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये हमारा कैरोटिड पल्स है, जो ये हमारा कैरोटिड पल्स है, ये सेंट्रल है, ठीक है, अगर यहाँ मिल रहा है तो सब अच्छा है, बट अगर यहाँ का पल्स वीक पड़ रहा है, इट मीन्स कि बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। इन केस किसी पर्सन को नेक इंजरी हो गई है, तो हम उसका यहाँ पल्स असेस नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उसकी टेम्पोरल पल्स को असेस करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हमें टेम्पोरल आर्टरी का हमें एफिशिएंसी चेक करना है, तब भी हम टेम्पोरल साइट पे ही पल्स को असेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा 9th साइट आता है जहाँ पे हमारा पल्स हम चेक कर सकते हैं, वो होता है हमारा एपिकल पल्स, और ये चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ओवर द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, जस्ट मीट clavicular line directly below the nipple for female and just at the chest midline in the male। मेल का जो चेस्ट का मिड लाइन होता है उसके ठीक नीचे आपको एपिकल पल्स दिखेगा, ठीक है, या फिर जस्ट जो मिड लाइन है चेस्ट का, उधर पे आप इधर ऐसे प्रेस करोगे तो आपको बीट्स फील होगी। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो जो निपल्स होते हैं उसके जस्ट बिलो आप जब आओगे, ठीक है, तब आपको आपका एपिकल पल्स फील होगा। कॉमनली हम एपिकल साइट पे कब पल्स को फील करते हैं, तो यूज्ड फॉर मोर एक्यूरेट हार्ट रेट, ठीक है, मेजरमेंट, स्पेशली इन इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रेन और पेशेंट्स विद इरेगुलर पेरिफेरल पल्सेस। देखो, जनरली हम एपिकल पल्स छोटे बच्चों का चेक करते हैं या फिर उनका चेक करते हैं जिनका हार्ट में कोई इशू है, और उनका जो पेरिफेरल पल्स है, मतलब कि रेडियल, ब्रेकियल, फेमोरल, ठीक है, या डॉर्सालिस पेडिस, ये सारे पल्स अगर हमको सही एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बता रहे हैं, एक्यूरेटली हम इनको असेस नहीं कर पा रहे हैं, सही कुछ रेंज नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने साइड्स ऑफ पल्स में, देखो साइड्स ऑफ पल्स प्लीज एकदम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको साइड्स ऑफ पल्स तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नर्स या अच्छा नर्स वही होता है जिसको पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करना आता हो, क्योंकि वाइटल साइन इज समथिंग जिसका अगर सही असेसमेंट होगा तो पेशेंट को अभी क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाला है या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो पल्स के कौन कौन से 9 साइट्स होते हैं मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। पहला होता है हमारा रेडियल पल्स, दूसरा होता है हमारा कैरोटिड पल्स, तीसरा होता है हमारा ब्रेकियल पल्स, चौथा होता है हमारा फीमोरल पल्स, पांचवा होता है हमारा पॉप्लिटियल पल्स, ठीक है, छठवां होता है हमारा पोस्टीरियर टिबियल पल्स, फिर सातवां है हमारा डॉर्सालिस पेडिस पल्स, आठवां है हमारा टेम्पोरल पल्स और नौवां है हमारा एपिकल पल्स, ठीक है। और इन पल्स साइट्स के नाम याद करो और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इमेज में है, आप इसको देख लो, ठीक है। तो अब हमारा साइट्स ऑफ पल्स यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज द ऑल्टरेशन इन पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट में क्या क्या ऑल्टरेशंस देखने को मिलते हैं। देखो, ऑल्टरेशंस का क्या मतलब है, चेंजेस, ठीक है। नॉर्मल जो रेंज है हमारा एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन के लिए 60 से 100 है, बट अगर 60 से 100 के बीच पल्स रेट ना हो, कम या ज़्यादा हो, तो क्या क्या सिचुएशन आता है। तो सबसे पहला, अगर रेट में, पल्स की रेट में सबसे पहला अल्टरेशन है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया अब तक आप समझ गए होंगे, बट फिर से मैं बता देती हूँ। तो टैकीकार्डिया एन एबनॉर्मली फास्ट हार्ट बीट या हार्ट रेट टिपिकली ऑकर 100 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट्स एट रेस्ट। मान लो टैकीकार्डिया कब कहोगे कि किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया है, मान लो कोई रिलैक्स मोड में है, ठीक है, रेस्टिंग मोड में है, लेकिन फिर भी उसका हार्ट एबनॉर्मली 100 बीट्स तक
पंप, मतलब जब आप मेजर कर रहे हो तो 100 बीट्स पर मिनट, 101 बीट्स पर मिनट आपको मिल रहा है। तो भाई पेशेंट तो रिलैक्स मोड में, फिर भी हार्ट इतना ज़्यादा क्यों बीट कर रहा है? तो इस कंडीशन को आप टैकीकार्डिया बोलोगे, ठीक है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो सबसे पहला कॉज तो फीवर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ऐसे सिचुएशन में जो नंबर ऑफ बीट्स जो होती हैं, हार्ट बीट्स होते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर एक्सरसाइज, पेशेंट पहले बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर चुका है तो उसकी वजह से हार्ट रेट या हार्ट बीट बढ़ जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा फील करोगे, ज़्यादा घबराहट होगी, ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है तो भाई सिंपैथी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, इसका मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। अब हार्ट रेट बढ़ गया है, इसका मतलब टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो टैकीकार्डिया। देन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा, मैं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरत है अगर उतने पे है तो दैट्स ओके, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट बीट ज़रूरत से ज़्यादा बीट करना स्टार्ट कर देगा। और कोई भी चीज़ अगर अपने रेंज को, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है तो वो कभी भी सही नहीं होती है। तो सेम एज अगर हार्ट की लिमिट 100 तक है, अगर वो 100 से ज़्यादा बीट, नंबर ऑफ बीट्स 100 से ज़्यादा बढ़ गया है तो वो सिचुएशन सही नहीं है, उस सिचुएशन को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा दूसरा ऑल्टरेशन है कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमियाज में क्या होता है कि जो रिदम है ना हार्ट का, आपको बीट फील ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसका जैसे कि मान लो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आपके आर्ट्रियल में मतलब जो आर्टरीज हैं उसमें कोई इशू आ जाए, या फिर वेंट्रिकल्स, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स 4 चैम्बर होते हैं ना, तो 2 वेंट्रिकल्स जो हैं हार्ट के लोअर चैम्बर्स हैं, अगर उसमें कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे सिचुएशन में कार्डियक एरिथमियाज देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर शॉक और हाइपोटेंशन, अगर आप शॉक, कोई पेशेंट शॉक में चला गया या फिर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड ज़्यादा पंप होगा। अब ब्लड ज़्यादा पंप होगा, इसका नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज होगी। अब ज़रूरत से ज़्यादा पंप करने लगा तो टैकीकार्डिया होने के चांसेस हैं, ठीक है। सेकेंड ऑल्टरेशन है हमारा ब्रेडिकार्डिया, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, बी फॉर बिलो, मीन्स अगर हार्ट रेट अपने नॉर्मल रेंज से 60 से 100 मिलना है, अब 60 से अगर बिलो चला जाता है तो इस सिचुएशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट, टिपिकली लेस देन 60 बीट्स इन एडल्ट एड्रेस। कोई पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है लेकिन उसका जो हार्ट बीट है वो 60 से नीचे है, नंबर ऑफ बीट्स आपको 55 मिल रही है, 56 मिल रही हैं, 54 मिल रही हैं, इसका मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसको तुरंत इमरजेंसी में इंटरवेंशन दो ताकि उसकी जान बचे। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल फिटनेस, एथलेट्स में हैव अ नेचुरली लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, वैगल स्टिमुलेशन, मेडिकेशन, हार्ट ब्लॉक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोथर्मिया। भाई देखो, हमने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का लेवल बढ़ रहा था तो टैकीकार्डिया हो रहा था, तो सेम अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का लेवल कम हो जाएगा तो जितना रेंज होना चाहिए अगर उससे भी कम हो जाएगा, मिनिमम रेंज से भी ज़्यादा कम कुछ हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ब्रेडिकार्डिया, मतलब अगर थायराइड हार्मोन का रेंज कम हो जाएगा, नॉर्मल उसको जितना होना चाहिए उतना ना रह के उससे बिलो चला जाता है तो ब्रेडिकार्डिया। वैगल स्टिमुलेशन या फिर मेडिकेशन, आप कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हो जिसमें बीटा ब्लॉकर्स प्रेजेंट हैं तो आपका हार्ट रेट डाउन चला जाएगा, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होगा। या फिर आपको हार्ट ब्लॉक है, अब हार्ट ब्लॉक मीन्स हार्ट बंद है, हार्ट पंप कर ही नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब हार्ट नहीं पंप करेगा तो आपको बीट्स कहाँ से ही फील होंगी। अब बीट्स फील नहीं हो रही है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ बीट्स कम है, तो नंबर ऑफ बीट्स कम है तो ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब हम और कौन सा ऑल्टरेशन देखते हैं। अभी देखो ये सारे जो ऑल्टरेशन था ना वो रेट में था, तो रेट मतलब अगर आपको रेट, नंबर ऑफ बीट्स अगर कम मिल रही हैं, जैसे कि आप जब पल्स को असेस करते हो तो उसमें 3 चीज़ असेस करते हो ना, क्या क्या, रेट, रिदम और वॉल्यूम। तो अगर रेट में क्या क्या ऑल्टरेशन होता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक एरिथमिया से, मतलब कि नंबर ऑफ बीट्स 60 से 100 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन्स रेट में अगर कोई इशू है तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया और एरिथमियास जैसे सिचुएशन देखने को आपको मिलेंगे। अब वहीं अगर पल्स के रिदम मतलब रेगुलरिटी, पल्स के रिदम मीन्स रेगुलरिटी में अगर कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। सबसे पहला तो इरेगुलर पल्स, अगर पल्स आपको कॉन्टिन्यूसली फील नहीं हो रहे हैं इसका मतलब पेशेंट को इरेगुलर पल्स है, ठीक है। वहीं ऑल्टरेशन, अब वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम में
कोई चेंजेस है, पल्स के वॉल्यूम में कोई चेंजेस हैं, तो उसके वजह से क्या क्या हो सकता है। पहला, एब्सेंट पल्स। भाई अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो हो सकता है कि आपको पल्स ही फील ना हो, या फिर अगर हम बताएं या तो पल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो रेट, रिदम, वॉल्यूम में, पल्स के रेट, रिदम, वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, अनफेवरेबल चेंजेस, जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, अगर वो चेंजेस होते हैं तो हमें कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बट मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। अगर रेट में कोई ऑल्टरेशन आता है तो क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया या फिर कार्डियक एरिथमियाज, ठीक है। और वहीं अगर पल्स की रिदम यानी कि रेगुलरिटी में अगर कोई इशू देखने को मिल रहा है तो आपको इरेगुलर पल्स की समस्या हो सकती है। उसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, सिक साइनस सिंड्रोम हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, और पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। ये टर्म्स आपको बहुत टफ लग रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट टाइम कोई भी पढ़ेगा तो उसको टफ लगेगा, बट मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। अब आपसे जितनी चीज़ें याद हो पाए आप उतना लिखना। मान लो इसमें से अगर 1-2 पॉइंट आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हो तो इससे कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ बताया, आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताया है, आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है उसको तो लिख के आना है। इसमें से मान लो बाय मिस्टेक 1-2 पॉइंट या 1-2 कॉज मिस होता है तब कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लो ऑल्टरेशन इन पल्स पूछता है तो रेट, रिदम, वॉल्यूम तीनों को अच्छे से अलग अलग डिफाइन करके आना कि रेट में अगर चेंजेस है, ऑल्टरेशन है तो क्या क्या हो सकता है, रिदम में ऑल्टरेशन है तो क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम में ऑल्टरेशन है तो क्या क्या हो सकता है। तो पल्स की वॉल्यूम में अगर ऑल्टरेशन है तो 2 कंडीशन अराइज हो सकते हैं। पहला तो एब्सेंट पल्स, पल्स फील ही ना हो, या फिर दूसरा है इंक्रीज्ड पल्स वॉल्यूम, या फिर पल्स वॉल्यूम अपने ज़रूरत से ज़्यादा फील हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पल्स के बारे में आपको जितना मेरे अकॉर्डिंग बताना था मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपके सिलेबस में मुझे जितने टॉपिक्स मिले वो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। बट स्टिल अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो पल्स में मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट इज़ जीमेल और इंस्टाग्राम ID कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अपने लेक्चर्स देख करके नोट्स बना लो। फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी तक हमने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में क्या क्या पढ़ लिया, हेल्थ एंड इलनेस। तो आई होप कि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो हेल्थ एंड इलनेस वाला चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तीसरी यूनिट वाइटल साइन हम डिस्कस कर रहे हैं। वाइटल साइन में टेम्परेचर तक मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है। पल्स इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब हमारा आगे जो वाइटल साइन बचता है वो क्या बचता है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और SpO2, ठीक है। हम आगे की अपकमिंग वीडियोस में इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मान लो वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन का टाइम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन 3 वाइटल साइन को भी कवर करा दूँ, जिससे वाइटल साइन वाली यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो हम मीन्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का 3 यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो नोट्स है वो मैं एज अ टेक्स्ट स्क्रीन पे ऐड कर रही हूँ, तो आप जस्ट उसको देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, लेक्चर्स को सुनो। फिर जब लेक्चर एंड हो रहा है तो अपनी कॉपी में जितना कुछ भी नोट डाउन किए हो इस नोट्स को पढ़ो, ठीक है। इस नोट्स को पढ़ो, क्योंकि खुद से समझ के जो नोट्स आपने बनाई है, जो स्क्रीन पे देखा है, ठीक है, देन मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको समझ के जो नोट्स आप बनाए हो, अगर आप उसको इसी मोमेंट पे पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बाद में जस्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, एग्ज़ाम की डेट्स यूपी के बच्चों के लिए आ चुका है, तो आई थिंक कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैन एंड तक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के मेजर पोर्शन कंप्लीट करा के आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, जिससे आपके पास सिर्फ एक काम रह जाएगा अपना रिवीजन करने का और सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।